स्वागत है भाई सही बच्चों का आज की क्लास में। और भाई क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए भाई कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं आपकी जॉब से रिलेटेड है भाई सभी। तो एक तो भाई जिन बच्चों ने जुलाई में जो अपने बैंक की क्लर्क की जो वैकेंसी निकली थी उसके जो फार्म जिन्होंने भर रखे थे भाई उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो अब आपके मतलब जो आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित होगी है 28 अगस्त और 3 और 4 सितंबर को आपकी परीक्षा होगी। आपका जो बैंक क्लर्क की जो थी IBPS की जो वैकेंसियाँ जी जो आपने भाई जुलाई में फार्म भरे होंगे तो उनके लिए सूचना है ये कि आपकी परीक्षा तिथि आ गई। आपके एडमिट कार्ड जो है वो आप मतलब भाई देख सकते हैं चेक कर सकते हैं अपने। तो एक तो भाई आपके लिए सूचना ये है। और इसका जो भाई ये प्री का पेपर होगा और आपका जो है मेंस का पेपर जो आपका वो भाई अक्टूबर के महीने में 8 को जो है वो मेंस का होगा। तो भाई सभी बच्चों के लिए भाई शुभकामनाएं हैं भाई जिन्होंने भी ये फार्म भर रखा है वो अब अच्छे से अपनी परीक्षा दें और भाई परमात्मा जो है भाई उनको जो है मेंस के लिए उनका नाम आए और भाई उनको कामयाबी मिले। तो भाई एक तो सूचना ये थी आपकी। दूसरा भाई जो है आपकी INFT भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और ये भाई पंचकुला में मतलब वैकेंसियां हैं, ज़्यादा नहीं है, ये 11 वैकेंसियां हैं। तो भाई ये भी आप जो है इसके जो फार्म हैं वो ऑनलाइन भरे जाएंगे आपके। और ये आपके जो है भाई 20 जो है अगस्त से लेके और 19 सितंबर तक जो है भाई इसकी ऑनलाइन जो है फार्म भरने की तारीख है। और भाई वो नोटिफिकेशन आप जो है भाई आप इसकी जो साइट पर जा करके आप देख लेना। और पंचकुला में ये वैकेंसी है। आपकी जो भाई जर्नल और OBC और EWS की फीस लगेगी इसमें 590 रुपये। बाकी भाई जो है वो अन्य कैटेगरी है उनकी कोई फीस नहीं है। एज लिमिट जो है भाई आपकी वो 27 वर्ष है और छूट जो है भाई एज पर जो रूल्स है गवर्नमेंट के उसके अनुसार आपको छूट मिलेगी। तो भाई ये जो जानकारी थी एक तो। और भाई दूसरा जो है भाई आप तीसरी जो जानकारी आपके लिए है वो है SSC सिलेक्शन पोस्ट के जो पेपर हुए थे उनकी जो है भाई आपकी आंसर की आ गई है। आप जो है भाई SSC की साइट पे जाके अपनी आंसर की जो है भाई चेक कर सकते हैं। और भाई अब शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं सही बच्चों से आग्रह करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की जो आपकी भाई ये क्लास है आपके जो है भाई 14 नंबर तक आपके जो है भाई वो सिंपल जो क्वेश्चन है वो कराता हूँ वो होंगे। और 15 से लेके 23 तक जो 8 क्वेश्चन जो है भाई आपके वो फिर NCERT से मैंने उठाए हैं। तो भाई ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। और उसके बाद जो है फिर आपके जो सामान्य क्वेश्चन जो मैं रोजाना कराता हूँ वो होंगे। इस क्लास में 31 क्वेश्चन टोटल हैं। और भाई ये जो जानकारी थी और इसके अलावा भाई मैं सभी से आग्रह करूँगा प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है। और भाई एक जानकारी और है आपके लिए तो वही आपके सामने इसको आप जो है पढ़ लेना। इसमें जो है भाई ये CET के संबंध में है। और भी आपकी हरियाणा SSC की साइट पे ये नोटिस आया है 17 तारीख को, कल शाम को ये नोटिस आया था भाई कल दिन में। तो इसमें जो है भाई स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभी तक तो हमें ये संशय में थे कि भाई पेपर होगा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने ये भाई एक सूचना दी है कि भाई जिन बच्चों ने जो है या इसके लिए अप्लाई किया था और जिनकी फीस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी वो बच्चे जो है भाई अपनी जो है उनके लिए मतलब ये सूचना है वो भाई अपना जो इसके जो फीस है क्या जो उसका लिंक मतलब उन्होंने खोला हुआ है खोल दिया है। और वो अपनी भाई जिन्होंने फीस किसी कारणवश वो डिपॉजिट नहीं कर पाए थे वो अपनी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। जो भाई वंचित रह गए थे फीस डिपॉजिट करने से वे आखिर के कुछ दिनों में परेशानियां हो जाती हैं। और जिनकी सक्सेसफुल फीस नहीं दिखा रहा था वो भाई उनके लिए जो है एक हेल्पलाइन नंबर भी इसमें दिया हुआ है। और दूसरा भाई ये जो है आपके 25 तारीख तक जो है ये लिंक जो है आपके लिए खुला रहेगा। उसके बाद ये फिर भाई डिसेबल हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको पढ़ लेना। और भाई जिन बच्चों ने अभी तक जो है जिनकी जो CET का जिन्होंने वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन जो किया था उसमें जो जिनकी फीस जो भाई सक्सेसफुल नहीं हुई थी ये नोटिस खाली उन्हीं के लिए है। नया मतलब कोई भी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। जो पहले जिन्होंने किया है जिनकी फीस जो है असफल रही है उन्हीं के लिए है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अभी आपका जो है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्राचीन काल में हरियाणा अन्य किस नाम से जाना जाता था? आपके जो विकल्प हैं वो ब्रह्मावर्त प्रदेश, हिमाचल का तराई अंचल, ब्रह्म प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे ब्रह्मावर्त प्रदेश जो है आपका भाई सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है
सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ स्थित है? ये भाई आपका जो है विकल्प है रेवाड़ी, मीठाथल, खोखराकोट और बरवाला। सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए आपका जो सही जवाब है, रेवाड़ी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई आपका अरावली गोल्फ प्ले ग्राउंड जो कहाँ पर स्थित है? आपके जो विकल्प हैं वो है भाई आपके भिवानी, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अरावली गोल्फ प्ले ग्राउंड जो है भाई आपका ये गोल्फ का है और ये आपका जो फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद में ही आपका नाहर सिंह स्टेडियम है क्रिकेट ग्राउंड, आपको यही पता होगा। और फरीदाबाद में ही जो भाई फरीदाबाद ही आपका जो है भाई उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। और यहाँ पर जो है भाई आपके एक तो ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज वगैरह के जो है भाई यहाँ मुख्य जो है भाई उद्योग हैं। और बाकी तो भाई बहुत ज़्यादा, जैसे आपका टायर उद्योग भी है यहाँ पे। तो ये बाटा का जो भाई जूते वगैरह का भी है, बाटा चौक भी है यहाँ पे। तो आपको भाई जो है ये जानकारी, नीलम चौक है, नीलम साइकिल वगैरह का भी फैक्ट्री है यहाँ पे। तो भाई सारी जो चीज़ें हैं वो आपका जो है मोटा मोटी बहुत सी मतलब उद्योग हैं जो आपके भाई फरीदाबाद में है। लेकिन मुख्य जो आपके चार आप नोट कर लेना, एक तो आपके भाई ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और भाई एक था आपका जो है टायर। ये जो है इनको मतलब आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपका और वो है भाई, और ये जो आपका मैदान है ये जो आपका गोल्फ का, इसको जो भाई 1966 में स्थापित किया था, ये भी आपको इससे पूछा जा सकता है। और इस फरीदाबाद को जो है भाई स्थापित जो है 1966 में इस फरीदाबाद में ये अरावली गोल्फ जो है कोर्स के नाम से जो मैदान है ये भाई आपका 1966 में स्थापित हुआ था। और फरीदाबाद के जो भाई में जो बिल्डिंग का जो डिजाइन जो है, इसका आर्किटेक्ट जो था वो जोसेफ एलन था भाई, एलन स्टेन, जोसेफ एलन स्टेन। आप भाई याद रखना, मैं लिख देता हूँ, जोसेफ एलन स्टेन ये भाई इनका नाम है। और इन्होंने भाई इसका जो है डिज़ाइन बनाया था, इसका बिल्डिंग का डिज़ाइन भी और भाई कोर्स का डिज़ाइन भी जो है, कोर्स का डिज़ाइन जो है भाई ये बनाया था आपका जो है स्टेफन कीने। और इनका जो संबंध है यूएसए से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो बिल्डिंग का तो इसने बनाया था भाई जोसेफ एलन स्टेन ने, और जो आपके जो गोल्फ कोर्स जो है उसका जो भाई डिज़ाइन है वो स्टेफन की ने बनाया था। आपको ये भी भाई जो है स्टेफन की ने जो भाई बनाया था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा जिला श्रीपत जनपद के नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र, भिवानी, हिसार और सोनीपत। और भाई उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का तो भाई सभी बच्चों को भाई पता ही होगा। और ये जो भाई इसका सही जो जवाब है वो भाई ऑप्शन ए जो है आपका ए कुरुक्षेत्र जो है आपका सही जवाब है। और इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी है भाई। पुष्यभूति के शासन में जो है कुरुक्षेत्र को श्रीपद जनपद कहा जाता था। और भाई श्रीकंठ भी आपने मतलब सुना होगा, और श्रीपद जनपद भी इसको कहा जाता है। और पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है वो 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक एक सेनापति ने की थी। और पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेसर थी। और भाई इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो कन्नौज थी, वो भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई थी? और भाई आपके जो इसका जो सही जवाब होगा वो है भाई आपका 1955 जो है इसका सही जवाब है। 1955 में जो है भाई इसकी स्थापना हुई थी। 1950 और भाई 60 और 96 नहीं है। इसका सही जवाब जो है इसका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका NDRI। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है भाई पूछे जाते हैं इससे संबंधित, तो आपको याद रखना है 1955 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और उससे पहले जो है भाई बेंगलोर में थी, वहाँ से जो है भाई यहाँ अपना जो है करनाल में इसको स्थापित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की थी? और
हरियाणा सरकार ने इसकी जो ऑप्शन है वो भाई 25 सितंबर, 2 अक्टूबर, 1 अप्रैल 2006 और भाई आपका 15 अगस्त 2004। और इसमें इसका जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो 1 अप्रैल 2006 जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और अपना जो है भाई उस दौरान मुख्यमंत्री जो थे, जो सरकार जो थी हरियाणा में, वो कांग्रेस सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी उस समय 2004 से 2000 जो है आपके 2005 से 10 और फिर आपकी 4 से 9 और 9 से 14 लगातार भाई 10 साल जो है मुख्यमंत्री रहे थे। तो 1 अप्रैल 2006 उनके मुख्यमंत्री काल में ही जो भाई ये योजना लागू की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अंबाला जिले की स्थापना कब हुई थी? और आपके जो विकल्प हैं वो भाई आपके सामने 1 नवंबर 1966, 67, 77 और भाई 62। 26 नवंबर ये है, 6 नवंबर, 1 नवंबर। तो भाई सही सभी को पता ही होगा इसका। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को इसका पता है। और ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है, जब हरियाणा उदय हुआ था, उदय होना का मतलब ये जब हरियाणा बना था, जिस समय पर हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो भाई उस समय 7 जिले थे और अंबाला भी जो है भाई उनमें से एक था। और जो देखो अंबाला, हिसार, करनाल, भाई आपका जो है गुरुग्राम, जींद, महेंद्रगढ़ और रोहतक, ये भाई जो है सभी जिले जो है एक साथ 1 नवंबर 1966 को इनकी स्थापना हुई है। सभी का जो भाई आपको याद रखना है। वैसे मैंने ये क्लास जो है इसके बारे में जो है भाई डाल रखी है, तो वो क्लास भी आप देख सकते हैं। लेकिन 22 जिले मैं बाद में कराऊंगा, उसकी जो भाई जिलों से संबंधित जो भाई क्वेश्चन वैसे जो बनते थे वो उसकी एक क्लास मेरे मतलब प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप मतलब उस क्लास को देख सकते हैं। उसमें शॉर्ट जो है भाई ट्रिक्स बता रखी है मैंने, तो आप कैसे याद कर पाएंगे। जैसे भाई ये जो आपका 7 है, इनको कैसे याद करेंगे। आगे एक तारीख में जो है एक सन में एक ही दिन जो है 4 जिले बने हैं, तो अलग अलग जो है। इसके बाद जो है भाई एक जो जिला बना था वो भाई कौन सा बना था, और फिर जो सोनीपत और भिवानी एक साथ बने थे, कुरुक्षेत्र बना था, सिरसा उसके बाद बना था। तो जिस सब डिटेल जो है मैंने उस क्लास में दी हुई है, उस क्लास को आप देख लेना और आपको जो है भाई बहुत फ़ायदा होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के अनुसार अंबाला जिले की साक्षरता का प्रतिशत कितना है वो बताना है आपको। और भाई 91.72, 55.75, 92.75, 8209 और भाई सही जवाब आपका ऑप्शन डी है भाई 8209 जो है वो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है। 8209 के साथ आप जो है भाई जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है भाई, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई आपके सामने अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से जो भाई 18 और अनुच्छेद 5 से 11। और इस क्वेश्चन का जो भाई आपका सही जवाब है वो भाई आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका वो सही जवाब है। अनुच्छेद 14 से 18 में जो भाई आपको ये समानता का अधिकार मिलेगा। ऐसे प्रस्ता का जो आपका मतलब 17 है, 14 से 18 है नहीं, तो 17 में जो वो छुआछूत से संबंधित जो है आप चैप्टर है। अगला जो क्वेश्चन आपका उपरोक्त में से कौन शुष्क बर्फ कहलाता है भाई। सूखी हुई बर्फ जो है भाई वो इनमें से कौन सी है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस जल, जमा हुआ पानी। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे वो आपका हो जाएगा भाई जो है ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपका जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे और सही जवाब आपका ऑप्शन बी है। अगला जो क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई थी। आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं। और भाई सही जो इस क्वेश्चन का जो जवाब आप देंगे, आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो 2005 जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए जो है भाई आपका सही जवाब है। 2005 के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पे है। शेयर बाजार है भाई ये, हम भी जैसे आपको बोलते हैं ना प्लीज़ जो है भाई आप क्लास को शेयर कर देना, तो भाई शेयर ही है ये, शेयर। तो और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई चेन्नई और आपका नई दिल्ली और मुंबई और भाई इंदौर। सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है, मुंबई में है भाई ये। और दलाल स्ट्रीट के नाम से
आपने सुना होगा दलाल स्ट्रीट, इसका मुख्यालय वहीं पे है भाई, मुंबई में दलाल स्ट्रीट। अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से बाइनरी भाषा कितने अंकों की है, तो वो बतानी है आपको। कंप्यूटर की भाषा होती है ये। और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई 4, 3, 2, 17। सही जवाब जो आप देंगे वो जाएगा ऑप्शन डी आपका। डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन आपका, स्पैम किस विषय से संबंधित है, और खेल, राजनीति, कंप्यूटर, संगीत, और ये भी जो है आपका जो ये कंप्यूटर से संबंधित है। आपकी जो मेल है उसके ऊपर जो है भाई ये एक ऑप्शन होता है स्पैम का, वो आप देख लेना। इनबॉक्स वगैरह में जब आप वो देखते हैं, कोई भी आपकी मेल आई हुई होती है तो वहाँ स्पैम करके मतलब आपको एक जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, तो आप जो है वो देख सकते हैं। भाई कई बार जो है आपको है ना, आपका जो आपकी जो मेल आती है वो आपको जो आपका जो नॉर्मल जो इनबॉक्स होता है उसमें नहीं मिलती, स्पैम में आप जाके ढूंढते हैं तो वहाँ मिल जाती है। समझ गए होंगे आप, ऐसा नहीं है। आप कंप्यूटर और भाई इसके तो जो क्या बोलते हैं फ़ोन के, तो आप जो है भाई माहिर होंगे सभी बच्चे। भाई मैं उनको तो कह नहीं सकता भाई, जो भाई गाँव में भाई अभी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, वैसे जो है वो तो आजकल तो भाई घर घर में है ये सब। अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब जो है भाई आपके ये एनसीईआरटी के जो है क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, और भाई इन क्वेश्चनों को मैं भाई आपके लिए विशेष तौर पे जो है लेकर आया हूँ। मेरे को लगता है कि भाई अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आएंगे ना, तभी आपको इनसे जो है जानकारी जो आपको मिलेगी, तो वो भाई सीधे भी आ सकते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है भाई आपके, और नहीं तो बहुत परीक्षाएं आप भाई पूछे जाते हैं बहुत परीक्षाओं में ये, तो उम्मीद करता हूं जो भाई आपको ये भाई आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेंगे। तो भाई शुरुआत है आपकी, ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का और 15वां है। वैसे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लेक्स, पॉलिएस्टर, लायलॉन और एक्रिलिक और भाई रेशम, ये भाई 5 तरह के जो है भाई आपके जो कपड़ा जो होता है ना, आपके जो सूत जो होता है, तंतु बोलते हैं भाई सूत को, जिससे भाई कपड़ा वगैरह जो बनता है, उसके विषय में जो आपसे पूछा गया है। भाई इन पे जो है जो ऊपर जो ये 5 दिए हैं, इन तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तो भाई आपको वो बताना है कि भाई इनमें से कौन से हैं वो, और उसके बारे में जो भाई आपको सही जवाब देना है। इनमें कौन कौन से हैं। आपके विकल्प जो हैं वो है भाई केवल 1, 2 और 3। ए में जो भी दिए हैं वो 1, 2, 3 दिए हैं। बी में जो है आपका 2, 3, 4 हैं, और भाई सी में 1 और 5 है, और भाई आपका जो डी में जो है 2, 3 और 5 है। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो भाई हो जाएगा भाई आपका जो है डी ऑप्शन जो है वह, सॉरी आपका बी ऑप्शन जो है भाई इसका जो है सही जवाब होगा। डी नहीं भाई, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। 2, 3 और 4, 2 में भाई आपका पॉलिएस्टर है, 3 में नायलॉन है, और भाई 4 में आपका जो है ये जो भी है मतलब ये भाई एक्रिलिक जो है, एक्रिलिक जो है भाई ये आपके जो ये पॉलिएस्टर, लायलॉन और भाई ये एक्रिलिक जो है 3 जो है भाई आपके ये भाई इसका संश्लिष्ट जो तंतु है इसका उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे। अगला जो भाई आपका उदाहरण है, आपका जो क्वेश्चन है वो है भाई, देखो इसमें थोड़ी सी बातें इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। भाई निष्पादन, निस्तारण और भाई जो है आपका निस्पंदन जो है भाई ये तीनों ही जो मिश्रणों के जो भाई अवयव होते हैं कि मतलब अलग अलग विधियां हैं इनको अलग करने की। सॉरी मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताने लगा। भाई अभी छोड़िए आप, जो भी जितना मैं आपको बताया है 2, 3 और 4, इसमें भाई देखो ये आपके जो हैं साइंस के क्वेश्चन है, और साइंस का मेरे को भाई उतना नॉलेज नहीं है, इसमें बुरा मत मानना। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से भाई पढ़ के खुद भी समझ लेना। वैसे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पॉलिएस्टर, लायलॉन और भाई आपका जो है ये एक्रिलिक जो है भाई ये आपका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन, पटसन में अपने यहाँ सन बोलते हैं, हरियाणा में जो इसको सन बोला जाता है, सन की खेती पहले करी जाती थी भाई, और उसको भाई जूट बोला जाता है पटसन को ही। पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसका जो भाई पेड़ जो भी इसका पौधा होता है, जब इस पे फूल आ जाते हैं उस समय पे भाई इसको काटा जाता है। इस लाइन का मतलब ये है भाई सन का जो पौधा है जब उसमें फूल आ जाते हैं तब उसको हम काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक
जल में डुबो कर रखते हैं। ये बात भी आप भाई जो बच्चे हैं वो आपको पता होगा कि भाई अपने जो तालाब वगैरह में जो है जो सण के जो भाई वो बना करके पुली सी बना करके उनको जो है पानी में डुबो के रखते थे। अभी भाई पता नहीं, आपको पता नहीं पता, हमने खूब देखा है। और रेशे से तागा या धागा बनाने की प्रक्रिया को जो है कताई कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे भाई जो इसके जो धागे होते हैं उनसे जो कताई करी जाती है उसको भाई उससे रस्सी वगैरह जो बुनी जाती है, रस्सी बनाते हैं, तो भाई वो जो है उसको भाई कताई कहा जाता है, वो आपको पता ही होगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या हैं, आपको बताना है। केवल एक, केवल तीन, केवल दो और तीन, और भाई डी का जो दिया है इसने 1 2 3 तीनों ही दिए हैं। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका जो है ये तीनों ही जो है भाई आपके सही है, तीनों ही जो भाई है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका भाई सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे, तीनों ही बातें जो है भाई इसकी सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो क्योंकि इसको जो है भाई उसी अवस्था में काटते हैं जब इस पे फूला जाते हैं और भाई इसमें डुबोया जाता है, और भाई ये भी सच्चाई है। तो भाई तीनों इसके सही हो जाएंगे, ऑप्शन जो आपका डी इसका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा और भाई कांच, इनमें से भाई कौन सा जो है पारभासी ट्रांसलूसेंट है वो बताना है आपको। और भाई आपके जो विकल्प है वो भाई केवल दो और तीन, केवल भाई 1 और 3, और केवल 2 और 4। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब आप देंगे वो जवाब हो जाएगा भाई आपका जो ऑप्शन ए जो है, केवल 2 जो है भाई आपका तेल लगा कागज है वो ही आपका भाई जो है पारभासी जो है ट्रांसलूसेंट है, बाकी जो नहीं है। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है भाई आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। ये पहला पॉइंट है आपका, पहला कथन है। दूसरा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं। और भाई तीसरा है पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। अब जो है ये 3 कथन है, इनके भाई ऊपर जो तीनों कथन है इनमें से सत्य नहीं है वो बताना है आपको, कौन सा इनमें सत्य नहीं है, ये भाई गलत है, और बाकी भाई कौन सी इसमें ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है आपका उसके में केवल 1 बताया है, बी में केवल 2 बताया है, सी में 1 2 और 3 बताया है, और डी में भाई इनमें से कोई नहीं बताया। और आपका जो सही जवाब जो हो जाएगा बी होगा भाई, केवल 2 हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से नहीं बनती भाई, उसमें भाई और भी पदार्थ मिलाए जाते हैं तब वो मतलब वस्तुएं बनती हैं। और जो 1 और 3 है वो भाई सही है, और 2 जो है भाई वो इसमें जो है आपको बता ही दिया मैंने, सत्य नहीं है। और बाकी भाई आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। पदार्थों के पृथक्करण भाई जो है के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो भाई आपके जो निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन, ये जो है भाई आपके जो है 3 विकल्प दिए हैं, और तीनों ही जो है भाई ये पदार्थों को जो है भाई अलग करने के विषय में है। ये तीनों का जो है वो विधि है, ये 3 तरह की विधियां हैं, विधि या विधियां कह लो आप। और इसके बारे में आपको ये बताना है कि ये जो उपयुक्त में से कौन सा या भाई से या कौन सी, भाई सारी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, वो आपको बताना है। भाई वो अलग करने की जो विधियां हैं है या हैं, वो आपको बतानी है कौन कौन सी हैं। तो आपके जो विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2, और भाई केवल 1 और 3, और भाई डी जो है आपका 1 2 और 3। इसी क्वेश्चन के बारे में मैं आपको जब मैंने शुरू कर दिया था बताना। तो भाई तीनों ही जो ये आपके, एक तो जो आपका है भाई ये सेपरेशन, दूसरा है भाई आपका विनोइंग, और भाई तीसरा है आपका डिसेंटेशन जो है भाई आपका निस्तारण, और आपका जो है भाई ये विनिंग नोइंग जो है आपका निष्पावन, और भाई वो आपका जो भाई अलग से वो है ही पृथक्करण। और इस तरह से 3 पॉइंट जो नहीं जो आपका है पृथक्करण के जो भाई आपके हैं ये, और तीसरा है आपका ये फिल्ट्रेशन है भाई ये। तो इन तीनों के बारे में आपसे पूछा है, और
विकल्प आपके सामने है, केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, एक दो तीन। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी है। तीनों ही भाई ये जो है अलग पदार्थों के जो भी अलग करने के संबंध में जो दिए गए हैं, तीनों ही है, ये तीनों से ही होता है ये। इसके अतिरिक्त जो भाई हस्तचयन भी होता है, हैंड पिकिंग जो होती है वो भी होती है भाई, इसका भी भाई चालन है आजकल। और भाई एक होती है सीविंग भाई, सिलाई करने वाला जो होता है अवसाधन। तो कुछ मतलब और भी दिए हैं, आपका थ्रेसिंग है और भाई आपका वाष्पन है, जो है और भी जो भाई मिश्रणों से उसके जो अवयवों को अलग करने की भाई कुछ अन्य विधियाँ भी हैं। लेकिन ये तीनों जो है इस क्वेश्चन का, तीनों जो है भाई आपकी ये होंगी। ऑप्शन डी आपका जो है भाई सही जवाब है। ये भी दिया है भाई पदार्थों के भाई अलग अलग करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। जिस विलयन में सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन जो है भाई आपको जो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आपके विकल्प आपके सामने हैं। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, भाई कोलाइडी विलयन और भाई जेल। तो आपके 4 विकल्प हैं और इसमें जो भाई आपको बताना है कि भाई जो एक लिमिट मतलब एक सीमा होती है और उससे अधिक न घोला जा सके, ऐसा इनमें से कौन सा है? तो क्या कहा जाता है उसको? तो भाई जो है आपके जो सही विकल्प होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है आपका सही जवाब है। और ये भाई संतृप्त विलयन जो है भाई इस क्वेश्चन का वो भाई सही जवाब होगा। और आगे बढ़ते हैं आपके ऑप्शन ए, हाँ ये ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। और भाई जिस विलयन में भाई किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके, वह उस पदार्थ का भाई संतृप्त विलयन होता है। एक भाई लिमिट होती है भाई 1 किलो में 100 ग्राम, तो भाई उससे ज़्यादा आप है ना नहीं बढ़ा सकते। तो इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे, आपको उदाहरण भी बता दिया मैंने। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? भाई बढ़ती है, घटती है, या भाई ठहर जाती है, भैया वहीं रुकी रहती है, जैसी होती है मतलब जैसी रहती है, जैसी थी वैसी रहती है, जैसी थी वैसी। इसका मतलब यही है भाई, और तो क्या है होगा, यही होगा, स्थिर रहती है। मतलब आपको जो है ना इसमें जो भाई स्थिर लिख लेना आप, मतलब बात तो एक ही है, स्थिर रहना, वह जैसी थी वैसी ही रहना, बात एक ही है। लेकिन मैं आपको जो है भाई एक शुद्ध रूप जो इसका स्थिर रहना जो होगा, स्थिर रहती है, तो कोई बदलाव नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ना, जब भाई कोई भी जो पदार्थ है विलयन को गर्म करते हैं, तो भाई उसकी जो है बढ़ती है, वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी विलयता जो है मिलने की जो भाई उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो भाई बढ़ती है, ऑप्शन ए आपका जो है भाई सही जवाब होगा। और भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। ये भाई 4 आपके लिए जो भाई कथन दिए हैं, 4 पॉइंट बताए हैं आपके लिए। और इनमें से जो उपयुक्त जो है कौन से वाली परिवर्तन उत्क्रमित हैं, भाई इनको जो है रिवर्स किया जा सकता है, वापसी मतलब उसी रूप में लाया जा सकता है। तो ये मतलब रिवर्स, ये भाई इनमें से कौन से हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। उत्क्रमित का मतलब होता है भाई ये रिवर्स, जो आपके मैंने में लिख रखा है आपके सामने, ये जो है आपके उत्क्रमित के आगे जो अंग्रेजी में लिख दिया भाई रिवर्स जो है, ये कौन सा हो सकता है इनमें से? तो आपके जो विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 3 और 4। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। 3 और 4 तो ऐसे देखो आपको, मतलब ये तो सीधी बात आप समझ भी जाएंगे। कागज का जलना, कागज जल गया, राख होगी, वो दोबारा से मतलब कागज की शक्ल में तो आ ही नहीं सकता। दूध का दही बनना, दूध को हम जमा दे दही बन गया, तो दही से दूध बना लोगे आप? नहीं बनेगा। छाछ बनेगी, मक्खन निकलेगा, और भाई दूध तो नहीं बन पाएगा, उसका घी बन जाएगा। लेकिन नमक का पानी में घुलना, ये भी हो सकता है अलग।
ये पानी को जब जैसे भाई हम गर्म करके उसके भाप से पानी उठ जाएगा और नीचे नमक नमक रह जाएगा, ये मतलब अलग हो सकता है, उसी रूप में नमक तो शायद आ जाएगा। लेकिन फिर भाई आपका 4 नंबर पे कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। मिट्टी के बर्तन मान लो उसने बना दिए और भाई आपने देखा भैया कोई ख़राब हो गया, उठा के फिर उसको मिट्टी बना दी, तो आप समझ गए होंगे। तो भाई ये जो आपके दो जो पॉइंट हैं ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। और इसका ये मतलब यही था कि भाई जिस पोजीशन में वो पहले थे वो रिवर्स हो सकती है, नहीं हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका वो है भाई पृथ्वीकरण की जो विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं है। अब आप समझ लेना, आपके सामने भाई 4 जो है इन्होंने दिए हैं, बताया है इस क्वेश्चन में। किसी मिश्रण के कणों को आमाप में अंतर का उपयोग चालन या भाई निस्दयन प्रक्रियाओं द्वारा अलग करण में किया जा सकता है, पृथक्करण में किया जाता है। दूसरा जो है रेत और जल के मिश्रण में रेत के बाहरी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर अलग किया जाता है। तीसरा जो आपको दिया भाई द्रव द्वारा उसमें द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। चौथा जो है आपका वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस और पृथक करने की क्रिया के लिए किया जा सकता है। आपके भाई 4 हैं और इनमें से भाई आपको सही बताना है, सही नहीं बताना है। जो सही नहीं है वो बताना है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है वो आपको भाई बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, आपको चारों के बारे में बता दिया। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो आपका भाई बी है वो इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। और भाई देखो साइंस के बारे में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को भी साइंस की भाई इतनी मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पढ़ के ही जितना भी भाई मैं समझ पाता हूँ उतना ही भाई मेरी कोशिश रहती है आपको समझाऊँ। लेकिन आपको मैंने लिख के भी दिए हुए हैं और आप कि ये नहीं, ऐसा नहीं है आपने भाई 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो ये आपके जो 12वीं तक आपने मेरी जो मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से 6ठी 7वीं के ही होंगे। तो भाई ये क्वेश्चन जो है आपने ज़रूर पढ़े होंगे, तो भाई वो तो आपके लिए कोई ये बड़ी बात भी नहीं है। तो खाली इतना है कि भाई इसमें थोड़े से जो शब्दों का जो हेरफेर होता है उसमें थोड़ी परेशानी होती है और कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा समझ जाता है जो भाई उसको फिर भूलता भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण भाई तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर जो है पृथक किया जाता है। तो ये भाई जो है ये जो कथन है ये सही नहीं बताया इन्होंने और बाकी भाई सारे सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना जो है सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था। आपके जो विकल्प हैं वो है भाई आपके सामने लुम्बिनी, सारनाथ और भाई कुशीनगर और श्रावस्ती जो है भाई जैसे श्रावण होता है ना, श्रावस्ती है ये। और आपके जो सही जो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सारनाथ होगा। ऑप्शन बी जो है आपका जो है सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था। भाई उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल आप सभी को पता होगा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है उत्तर प्रदेश होगा, यूपी। और भाई महात्मा गांधी का ये भाई पहला जो है सत्याग्रह था, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। आपके विकल्प हैं भाई वो 1917, 1949, 1948, 1789। सही जवाब आपका जो है 1789 है। ऑप्शन डी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई